गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में मैं मिस्र की नील नदी का डेल्टा, जो मिस्र का तीसरा भौतिक प्रदेश है, पढ़ाने जा रही हूँ। नील नदी का डेल्टा जिसकी खोज हेरोडोटस ने की थी। सर्वप्रथम डेल्टा शब्द हेरोडोटस भूगोलवेत्ता ने ही दिया था, जो रोमन भूगोलवेत्ता थी। इस डेल्टे का जो आकार है वो चाप की आकृति में ही। डेल्टे के निकट की जो भूमि है वो काफ़ी उर्वर और उत्पादक है। इसकी उत्पादकता का कारण यहाँ के बाढ़ के पानी के साथ साथ जमा हुई मिट्टी का कारण है। और रिसर्च स्टडी से ये पता चला है कि नील नदी की घाटी में सबसे ज़्यादा जन बसाव पाया जाता है, जो आज भी है। नदी में बाढ़ आने से ही सभ्यता का विनाश हुआ था। जो नील नदी की घाटी की जो सभ्यता थी वो नील नदी में बाढ़ आने की वजह से ख़त्म हुई थी। नील नदी में वार्षिक जल प्रवाह की मात्रा हमेशा अप्रत्याशित होती थी, यानी वाटर कैपेसिटी आउट ऑफ कैपेसिटी से बाहर थी। अब सदियों से मिस्रियों ने इस प्रवाह का अनुमान और लाभ उठाने का प्रयास किया। इससे क्या हुआ, बाढ़ की गंभीरता काफ़ी कम हो गई। अब देखिए, नील नदी का जो डेल्टा है वो काहिरा नगर से, इस मैप में देखिए भूमध्य सागर है और मेडिटेरियन सी पोर्ट शहीद लिखा हुआ है। जो जहाँ पर नील डेल्टा प्रदेश लिखा हुआ वहाँ पर पोर्ट शहीद छोटे अक्षर में लिखा हुआ है। भूमध्य सागर से ये घिरा हुआ है डेल्टा। इसमें ध्यान से देखिए, पोर्ट शहीद के पास में मेंजोला झील, और मेंजोला झील से आगे बढ़िए एमिएटा, और एमिएटा से आगे भूमध्य सागर के किनारे किनारे बुलस झील, और फिर आगे देखिए रोसेटा। ये बिल्कुल पश्चिम भाग में है। भूमध्य सागर के पश्चिम भाग में देखिए नील नदी के किनारे रोसेटा। उसके बाद लिख रखा है अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया के जस्ट नीचे देखिए मरियत झील लिखा हुआ है। अब हम स्विच नहर की ओर देखते हैं। स्विच नहर जो है वो पोर्ट शहीद और पोर्ट स्विच, देखिए पोर्ट स्वेत जो स्थान है वो भूमध्य सागर पर है, और पोर्ट स्विच की खाड़ी नीचे की तरफ साउथ में। पोर्ट स्विच से पोर्ट शहीद को मिलाने वाली जो नहर है वो स्विच नहर है। इसमें बहुत सारे बीच में छोटी झील हैं, जैसे लिटिल बीटर झील, ग्रेट बीटर झील। इसके बाद आप इसको ध्यान से देखिएगा। नील नदी का डेल्टा काहिरा नगर से भूमध्य सागर तट तक 160 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम में इसका विस्तार 248 किलोमीटर है। इस पंजाकार डेल्टा का समस्त क्षेत्रफल 24,993 वर्ग किलोमीटर में है। इस डेल्टा के तट का विस्तार सिकंदरिया से पोर्ट शहीद तक फैला हुआ है। ये देखिए, ये जो डेल्टा है आपको दिखाई दे रहा है मैप में। पोर्ट शहीद भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित स्थान का नाम लिखा हुआ पोर्ट शहीद, और इसका विस्तार यहाँ से लगाकर अलेक्जेंड्रिया जो पश्चिम में स्थित है, भूमध्य सागर के पश्चिम में देखिए अलेक्जेंड्रिया, जिसको हम सिकंदरिया भी बोलते हैं, तक इस डेल्टा का विस्तार है। रोमन भूगोलवेत्ता जो स्ट्रेबो जो थे, उन्होंने सर्वप्रथम इस डेल्टा की खोज की थी। तो इस स्ट्रेबो ने ये कहा था कि नील नदी के बारे में कि नील की धाराएं विभाजित हैं, यानी बंटी हुई हैं, और 7 धाराएं 7 डेल्टा बनाती हैं, परंतु इसके पश्चात नदी के बहाव में बहती है। पश्चिमी जलधारा रोसेटा शाखा, जो मैंने बताया था रोसेटा लिख रखा है, फिर से मैप में देखिए रोसेटा। पूर्वी जलधारा दामेता कहलाती हैं।
इसके पश्चात पश्चिमी जलधारा जो रोजेटा और पूर्वी जलधारा जो डामेटा कहलाती हैं। इस मैदानी भाग का ढाल काहिरा नगर से उत्तर की ओर है। ये ढाल 1:10 लाख रेशियो हैं और काहिरा से समुद्र तट तक ये जो है ढाल वो कम हो जाता है, 15 मीटर से भी नीचा हो जाता है। उत्तर में समुद्री तट सागर तल से अधिक ऊंचा नहीं है। यहाँ अनेक खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, जिनमें मारुवत झील और मंजाला झील मुख्य हैं। भूगर्भिक वैज्ञानिकों का मत है कि डेल्टा आरंभ में भूमध्य सागर की एक खाड़ी का क्षेत्र था, जो कालांतर में नील द्वारा लाए गए अवसाद से भर गया। अधिकांश डेल्टा इथोपियाई उच्च भूमि से लाए अवसाद से बना है। ये अवसाद जमाव लगभग 15 से 22 मीटर तक पाया जाता है और ये डेल्टा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे उपजाऊ भाग है। इस डेल्टा प्रदेश में सिंचाई के माध्यम से कृषि का विकास किया गया। समस्त डेल्टा प्रदेश लगभग 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और प्रत्येक 2 वर्ष से 3 वर्ष तक उपज की जाती है। यहाँ के अधिकांश निवासी ग्रामीण हैं। अब हम इस मिस्र के चौथे भौतिक प्रदेश पठारी भाग, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि मिस्र के डेल्टा प्रदेश के बारे में वर्णन कीजिए, इसलिए मैंने ये डेल्टा प्रदेश का विशाल स्टडी आपके सामने प्रस्तुत की है। ध्यान रखना है आपको। नील के पूर्व के पठारी भाग मिस्र में वैसे 4 पठार हैं। 2 पठारी भाग नील के पूर्व में स्थित हैं और 2 पठारी भाग नील के पश्चिम में स्थित है। नील के पूर्व के पठारी भाग, इसमें 2 पठारी भाग आते हैं। अरब सागरीय पठारी भाग जो पूर्वी उच्च भूमि प्रदेश जो लाल सागर हिल्स हैं में ज्वालामुखी लावा से निर्मित शिलाएं पाई जाती हैं। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, परंतु अनेक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। इस भाग की मुख्य चोटियां देखिए, जेबेल नुग्रुश, जेबेल शिविश, जेबेल हमाटा, जेबेल शायब, ये आपको ध्यान में रखनी है। ये चोटियां हैं। इसी तरह से नील और लाल सागर के बीच स्थित संभाग में दशाएं ठीक सहारा जैसी हैं। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो पठार है मिस्र की, ये पूरी पठार का लगभग है। लाल सागर सिनाई लिख रखा है, भूमध्य सागर है और पूर्वी पठार लिख रखा है जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ। ये नील नदी है, इस साउथ से निकलकर ये बह रही है नील नदी। नील नदी के पूर्व में लिखा हुआ है पूर्वी पठार, और इस पूर्वी पठार के नील नदी के पश्चिम में देखिए मरुस्थल, और एक पठार है जिसका नाम है ज़िल्फ कबीर पठार। बिना मैप के आपको ये चीज़ें याद नहीं रहेगी, आपको मैप बड़े ध्यान से देखिए और याद रखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, तब जाके ये सारी चीज़ याद रहेगी। अब हम इस पठारी भाग की मुख्य देखिए, यहाँ पर अरब सागर इसलिए लिखा है कि आप देखिए लाल सागर जो है, लाल सागर के पास में अरब सागर है। अरब सागर से सटा हुआ कारण यहाँ पर अरब सागरीय पठारी भाग इसका नाम दिया है। लेकिन पठारी भाग तो है ही है, लेकिन यहाँ मरुस्थलीय कंडीशंस ही पाई जाती हैं। अब इसको 2 भागों में बांट दिया। देखिए, अरब सागर जो सटा हुआ था उसको अरब सागरीय पठार नाम दे दिया। लाल सागर से ऊपर देखिए सिनाई प्रायद्वीप लिख रखा है, सिनाई लिख रखा है, तो सिनाई वाला जो पार्ट है उसको सिनाई पठारी भाग नाम दे दिया। सिनाई पठारी भाग ये एक पठारी भाग है जो दक्षिण में अधिक ऊंचा हो गया है। दक्षिणी भाग में इस प्रायद्वीप की सबसे ज़्यादा ऊंचाई जेबेल कैथरीना चोटी है। ये इम्पोर्टेंट है। ये ऊपर मैप है सिनाई, जिसके ऊपर एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम है जेबेल कैथरीना, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 2500 मीटर है। और भी चोटियाँ पाई जाती हैं जो आपको ध्यान में रखना है।
इस पठारी भाग का ढाल अकाबा की खाड़ी तक बहुत तीव्र है। यहाँ पर एक खाड़ी है सिनाई प्रायद्वीप में, आप मैप में ध्यान से देखिएगा। खाड़ी की जल तक चट्टानें चली गई हैं। अब मैं सिनाई प्रायद्वीप के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि सिर्फ सिनाई प्रायद्वीप या पठारी भाग का परिचय ही काफ़ी है। और ये जो सिनाई प्रायद्वीप है, आपको एक इम्पोर्टेंट और बात बता देती हूँ, अफ्रीका को एशिया से जोड़ता है। इस मैप को फिर से ध्यान से देखना। ये जो सिनाई प्रायद्वीप है, इस सिनाई प्रायद्वीप के वेस्ट में यानी पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है, और इस सिनाई प्रायद्वीप के इधर यानी पूर्व में एक यूँ कह सकते हैं कि अरब प्रायद्वीप हैं या अरबियन कंट्री आ गई हैं, जिसमें आप देखना ओस्मान वगैरह लिख रखा है, ओमान, ओस्मान। ये जो है वो एशिया यानी सिनाई के पूर्व में स्थित जो महाद्वीप है वो एशिया है, और सिनाई के पश्चिम में जो स्थित महाद्वीप हैं वो है अफ्रीका है। और सिनाई एक ऐसा है जो दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, एशिया को अफ्रीका से जोड़ता है। ये देखिए यहाँ पर लिख रखा है सिनाई प्रायद्वीप जो अफ्रीका और एशिया को जोड़ने का कार्य करता है, को स्थानीय धरातलीय भिन्नताओं के आधार पर दो प्रदेशों में रखा गया है। उत्तरी भाग एक विशाल कट्टा फट्टा चुने का पठार है जो एल्टीए पर्वत से तट प्रदेश की ओर क्रमश से नीचे होता जाता है। तट प्रदेश जहाँ पर भूमध्य सागर है। तटवर्ती मैदानी भाग में रेतीले टीलों का बाहुल्य है, और तट पर अनेक खारे पानी की लेगून झीलों की श्रृंखला है, जिसमें बारडा बिल झील सबसे बड़ी है। इस उच्च पठारी भागों के अधिकांश भागों में ग्रेनाइट तथा परिवर्तित चट्टानें हैं, जिसमें उच्च कोटि का भवन निर्माण पत्थर कार्य करता है। पत्थर उपलब्ध होते हैं यहाँ पर, भवन निर्माण के पत्थर हैं, और पेट्रोलियम भी पाया जाता है यहाँ पर। पूर्व में पठारी भाग अकाबा की खाड़ी में मिल जाता है, जिसके पश्चिम में संकरे तटीवर्ती मैदान एल्कावा का विस्तार है। उत्तर पूर्व में रेतीली पट्टी गाजा इजराइल की ओर बढ़ गई है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैप को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को आप पहले अपने नोट्स में लिखना और फिर समझने की कोशिश करना, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। फिर है ये पूरी पठार के दो भाग हो गए, एक तो सिनाई पठारी भाग था और दूसरा था अरब सागरी पठारी भाग। ये मैं वापस रिपीट करी, देखिए नील के पूर्व के पठारी भाग। अब पठारी भाग जो हैं टोटल मिस्र में वो 4 हैं। 2 पठारी भाग नील के पूर्व में हैं, 2 पठारी भाग नील के पश्चिम में हैं, और जो नील के जो पूर्व में जो पठारी भाग हैं वो 2 भागों में बांट दिया, अरब सागरी पठारी भाग और सिनाई पठारी भाग। अब हम नील के पश्चिम के पठारी भाग की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिम के जो पठारी भाग हैं वो देखिए केबीर पठार। मिस्र के नील नदी के पूरी मरुस्थलीय भाग के दक्षिण पश्चिम में लाल बालू पत्थर से निर्मित पठारी भाग है। ये देखिए इसकी कंडीशन कहाँ है। नील नदी के पूरी मरुस्थलीय भाग के दक्षिण पश्चिम में बालू पत्थर से निर्मित पठार है, जिल्फ केबीर पठार है। ये मैंने बताया था, यहाँ पर लिख रखा है ये जिल्फ केबीर पठार है, वो ये नील नदी के पश्चिम में स्थित है। ये केबीर पठार है इसका नाम, जिसकी अधिकतम ऊंचाई जेबेल शेब अल बानेत कहलाती है, और ऊंचाई लगभग 2500 मीटर या यूँ कह सकते हैं कि 2100 मीटर तक है। ये पठारी भाग अफ्रीका मैसिव का ही भाग है, और उत्तरी भाग में ये दक्षिण की ओर कठोर सिले धरातल के नीचे चली गई। ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बता रही हूँ, आप तो सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि केबीर पठार है, जिसको हम जिल्फ केबीर पठार भी बोलते हैं, और ये लगभग अफ्रीका के मैसिव का ही भाग है। मैसिव का मतलब होता है पठार का थोड़ा विशाल रूप, और यहाँ की जो चट्टानें हैं वो कठोर है और वो धरातल के नीचे चली गई हैं, और कई रेतीले भागों के बीच में विस्तृत चट्टानी भाग धरातल के ऊपर भी निकल कर आए हैं। और इस भाग में एक विशेषता ये है कि यहाँ पर ओएसिस ज़्यादा पाए जाते हैं, जिनमें शिबा, फरा, डाकला,
लीबियन पठार, नील नदी के पश्चिम स्थित दूसरा पठार है लीबियन पठार। मिस्र के उत्तर पश्चिम भाग में लीबिया के पठारी भाग का कुछ विस्तारित भाग है। मिस्र तक आते हैं तो ये बहुत नीचे तक रह गया है। उत्तर में चूने की चट्टानों का बाहुल्य ज़्यादा है। अब आते हैं नील नदी की घाटी। ये लास्ट देखिए, नील नदी का डेल्टा अलग है और नील नदी की घाटी अलग है। नील नदी का डेल्टा मैंने पढ़ा दिया है। पांचवा जो भौतिक प्रदेश है वो है नील नदी की घाटी। नील नदी की घाटी वादी हपा नामक स्थान से काहिरा नगर तक संकड़ी नदी घाटी संकड़ी घाटी में होकर बहती है। जो मैंने बताया था कि जहाँ जहाँ से नील नदी होकर निकल रही है वो नील नदी की घाटी है। और नील नदी मैंने ये भी बताया था कि मिस्र के दक्षिण में सूडान देश है और सूडान से ये निकलकर नदी मिस्र में प्रवेश करती है। और जिस स्थान पर मिस्र में प्रवेश करती है उसका नाम वादी हपा है। वादी हपा से ये नदी ठेठ काहिरा का मतलब होता है उत्तर में, मेडिटेरियन से जस्ट नीचे दक्षिण की ओर, काहिरा देश की राजधानी, वहाँ तक ये नदी एक संकरी घाटी में होकर बहती है। और आरंभ पे ये नदी एक कंदरा में होकर बहती है और लगभग जो वो कंदरा है वो 2 से 1 मीटर चौड़ी है। वादी हल्फा से अस्वान बांध तक नदी इसी कंदरा में होकर बहती है। यहाँ ये नदी बालू और चूने के पत्थरों की शैलों में होकर बहती हैं और अस्वान के निकट तो आग्नेय शैलें पाए जाते हैं, उन पर होकर ये नदी बहती है। और वादी हपा से अश्यूत नगर तक का भाग ऊपरी मिस्र, ये मैंने बताया भी था, ऊपरी मिस्र कहलाता है। जो मैंने बताया था लोअर मिस्र, लोअर इजिप्ट और अपर इजिप्ट, इसमें ये अपर इजिप्ट की बात करा है, इजिप्ट की बात करा है, ऊपरी मिस्र की बात करा है। वादी हपा से अश्यूत नगर तक का भाग, यानी नील नदी साउथ में जिस जगह से प्रवेश कर रही है वो वादी हपा है। वादी हपा से कुछ और ऊपर एक स्थान का नाम है जिसका नाम है अश्यूत, ये मैंने मैप में बताया था। वहाँ तक का ये जो पार्ट है वो ऊपरी मिस्र कहलाता है। यहाँ ये नदी संकरे भाग से होकर बहती है जो नूबियन, मैंने ये नूबियन का भी जिक्र किया था मैप में। नूबियन बालू के पत्थर से निर्मित है। नूबियन एक डेजर्ट भी है। ग्रीष्म ऋतु का आरंभ में जल की कमी और बाद में बाढ़, इन अवस्थाओं को निमित्त करने के लिए नील पर अस्वान के निकट बांध का निर्माण किया गया है। नील नदी पर स्थित बांध अस्वान बांध, जो अस्वान जगह पर बनाया गया है। यहाँ पर अनेक कैटरेक्स पाए जाते हैं। कैटरेक्स का मतलब होता है लगभग झरने टाइप होते हैं। और प्रथम कैटरेक्स पर ही अस्वान बांध का निर्माण किया है। और यहाँ देखिए 1.5 किलोमीटर लंबे नासिर झील का निर्माण किया है। ये नासिर झील का मैं जिक्र कर चुकी हूँ मैप में। अस्वान से अश्यूत तक नदी की जो घाटी है वो अधिक चौड़ी हो गई है, 16 किलोमीटर तक चौड़ी है। इस घाटी में कछारी मिट्टी के जमाव पाए जाते हैं। नदी के पश्चिमी घाटी अधिक चौड़ी है, पूर्व में कम चौड़ी है। इस भाग में नदी पूर्वी उच्च भूमि प्रदेश के सहारे बहती हैं। इस भाग में अश्यूत, इसना, हमादी, अस्वान पर बांधों के निर्माण से नदी घाटी में सिंचाई सुविधाओं से प्रसार से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। जनसंख्या भी अधिक बस गई है। और इसी भाग में प्राचीन मिस्र के लक्सर, ये मैंने बार बार बताया था कि ये शहर के नाम है, सिटी के नाम है, स्थानों के नाम है। लक्सर के अवशेष भी प्रमाणित करते हैं कि किसी समय ये क्षेत्र मिस्र का सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला भाग था। देखिए ये जो वीडियो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, लेकिन मैंने मैटर में कोई कमी नहीं रखी है। और जब तक ये पूरा मैटर नहीं पढ़ेंगे तब तक ये आपके समझ में नहीं आएगा। मैप को पास में रखिए। और मेरी पहली वाली जो स्लाइड है, मिस्र को मैंने सबसे पहले मैप के माध्यम से जो इंट्रोडक्शन बताया था, उसमें हर एक स्लाइड पर हर एक मैप को ध्यान से पढ़ना। उसके बाद उस मैप को कंठस्थ करने के बाद ही ये पूरा भौतिक प्रदेश आप पढ़ना, तो आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। धन्यवाद।